इंसोलेशन। हेलो एवरीवन, भूगोल की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। भौतिक भूगोल की इस सीरीज में हम इंसोलेशन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पृथ्वी की ऊर्जा का प्रधान स्रोत सूर्य ही है। सूर्य की यही ऊर्जा इंसोलेशन कहलाती है। इस वीडियो में इंसोलेशन के अर्थ, कार्य प्रणाली और इसको प्रभावित करने वाले भौतिक तत्वों का अध्ययन करेंगे। तो आज हम इंसोलेशन के अर्थ और इसकी कार्य प्रणाली को बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। तो आइए अध्ययन करते हैं अपन इंसोलेशन का। इंसोलेशन में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंसोलेशन का अर्थ और इसकी कार्य प्रणाली। सूर्य की सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सूर्य दिखाई दे रहा है, इसकी जो बाहरी ऊपरी परत है वो है फोटोस्फीयर। यहाँ से ऊर्जा पृथ्वी पर आती है। सूर्य की सतह से निकलने वाली ऊर्जा पहले सूर्य के वायुमंडल में आती है। यह ऊर्जा फोटोन के माध्यम से आती है। फोटोन सौरिक ऊर्जा का वाहक होता है, तो सूर्य के वायुमंडल को क्रोमोस्फेयर कहा जाता है। फोटोन के माध्यम से आने वाली ऊर्जा को इनकमिंग सौरिक विकिरण कहते हैं। एक फोटोन में कितनी ऊर्जा आती है उसका विश्लेषण करें तो उसे सोलर स्पेक्ट्रम कहते हैं। अर्थात फोटोन जो ऊर्जा का वाहक है, इसमें सबसे छोटी वेब लेंथ वाली एक्स और गामा किरणें होती है। यह किरणें 0.005 से 0.01 माइक्रोन तक होती है। इससे बड़ी किरणों में हम पराबैंगनी किरणों को रखते हैं। इन किरणों की लंबाई 0.2 से 0.4 तक होती है। इनसे बड़ी दिखाई देने वाली धूप या प्रकाश किरणें होती है। इनमें 7 रंग होते हैं जिन्हें विबग्योर कहते हैं। इन किरणों की लंबाई 0.4 से 0.7 तक होती है। इसके बाद इंफ्रारेड किरणें होती है। इन किरणों की लंबाई 0.7 से 3 माइक्रोन तक होती है। इंफ्रारेड किरणों से बड़ी हीट किरणें होती है। इनकी लंबाई 3 से 3000 माइक्रोन तक होती है। और अंत में सबसे बड़ी किरण में रेडियो किरणें होती है, जो सूर्य की किरणों से सबसे बड़ी होती है। यह सौरिक स्पेक्ट्रम की अलग अलग किरणों की लंबाई के बारे में आज हम सभी ने सीखा। ये जो पूरी किरणें होती है, एक्स, गामा, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, हीट वेव्स, रेडियो, ये सभी मिलकर धूप के रूप में हमारी पृथ्वी पर आती है। तो आगे चलते हैं। इस तरह पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्र पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा प्राय स्थिर रहती है। इसे सौरिक स्थिरांक कहते हैं। इस तरह सौरिक स्थिरांक सूर्य के विकिरण की दर को प्रदर्शित करता है, जो प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट 2 ग्राम कैलोरी है। सूर्य से प्राप्त इस न्यून ऊर्जा के कारण ही भूतल पर सभी प्रकार के जीवों का अस्तित्व संभव हो सका है। आयन मंडल में एक्स और गामा किरणें उसी मंडल में अवशोषित हो जाती है। आयन मंडल के नीचे समताप मंडल होता है और समताप मंडल के ऊपर ओजोन परत मिलती है। इस परत में पराबैंगनी किरणें नष्ट हो जाती है। बची हुई किरणें पृथ्वी पर आकर समाहित हो जाती है। अब हम सोलर स्पेक्ट्रम के बाद हम देखते हैं कि ऊर्जा किस तरह पृथ्वी पर आती है। सूर्य से जो ऊर्जा पृथ्वी पर आ रही है उसे इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहते हैं। इसी से मिलकर इंसोलेशन शब्द बना है। इनकमिंग में से सबसे पहले इन और सोलर से SOLA और रेडिएशन से जो लास्ट का सन लेकर इंसोलेशन शब्द बना है। सौरिक विकिरण लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है।
वायुमंडल में स्थित बादलों से सौरिक विकिरण की कुछ मात्रा सीधे परावर्तित होकर वापस चली जाती है। वायुमंडल में जलवाष्प भी विद्यमान रहती है। यह भी सौरिक विकिरण की कुछ मात्रा को अवशोषित कर लेती है। सूर्य ताप जब नीचे आता है तो वह वायुमंडल में स्थित धूलि कणों से टकराता है। उन धूलि कणों से टकराकर सौरिक विकिरण फैल जाता है। इसे प्रकीर्णन कहते हैं। परंतु जब सौरिक विकिरण बड़े धूलि कणों से टकराएगा तो प्रकीर्णन की जगह डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन मतलब विसरण। विसरण के कारण ही सुबह और शाम को सूर्य जब अस्त हो जाता है उसके बाद भी प्रकाश दिखाई देता है। इसी को विसरण कहा जाता है। इसके बाद सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, जिसके परिणाम स्वरूप धरातल गर्म हो जाता है। रात्रि में पृथ्वी अपनी सतह से यह गर्मी दीर्घ तरंगों के रूप में वायुमंडल में प्रवाहित कर देती है। वायुमंडल से यह अंतरिक्ष में भेज दी जाती है, जिससे पृथ्वी का तापमान एक जैसा बना रहता है। सूर्य ताप के अर्थ और उसकी कार्य प्रणाली को समझने के बाद अब अगला नंबर आता है सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले तत्वों का। आखिर ऐसे कौन से भौतिक तत्व हैं जो कि सूर्य ताप को पृथ्वी पर आने से पहले प्रभावित करते हैं? तो इनको दो भागों में बांटकर विभाजित किया गया है। पहला है पृथ्वी के बाहरी भौतिक तत्व जिससे कि सूर्यताप प्रभावित होता है। दूसरा है पृथ्वी का आंतरिक भौतिक तत्व जिससे कि सूर्यताप प्रभावित होता है। तो पहले अपन एक्सटर्नल टेरेस्ट्रियल तत्वों का अध्ययन करेंगे जो कि पृथ्वी के बाहर से सूर्यताप को प्रभावित करते हैं। इनमें सबसे पहले आता है सोलर एक्टिविटी और सन स्पॉट यानी कि सौर कलंक। तो आइए अपन देखते हैं इसके। सौर कलंक चंद्रमा के समान सूर्य तल पर कलंक या धब्बे मिलते हैं। इनका कोई स्थायी रूप नहीं होता है, वरन ये बनते बिगड़ते रहते हैं तथा इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। यह अंतर चक्रीय रूप में संपन्न होता है। औसत रूप में एक चक्र 11 वर्ष में पूर्ण होता है। जब सौर कलंकों की संख्या अधिक हो जाती है तो सूर्य ताप भी अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, परंतु इसकी मात्रा में कमी हो जाने के कारण प्राप्त होने वाला सूर्य ताप कम हो जाता है। इस कारण सौर कलंक भी सूर्य ताप को प्रभावित करते हैं। इसके बाद दूसरा है पृथ्वी की सूर्य से दूरी। सौर कलंकों के बाद अब सेकंड स्थान पर जो महत्वपूर्ण भौतिक तत्व है वह है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। पृथ्वी अंडाकार कक्ष के सहारे सूर्य की परिक्रमा करती है, जिस कारण उसकी सूर्य से दूरी में परिवर्तन होता रहता है। औसत रूप में पृथ्वी सूर्य से 149 मिलियन किलोमीटर दूर है, परंतु निकटतम दूरी 147 मिलियन किलोमीटर है। इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। इसके विपरीत 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है, जबकि पृथ्वी सूर्य से 152 मिलियन किलोमीटर दूर होती है। साधारण नियम के अनुसार जब पृथ्वी सूर्य से निकट होती है उस समय अधिकतम दूरी होने पर न्यूनतम ताप मिलना चाहिए, परंतु वास्तविकता ठीक इसके विपरीत होती है। जनवरी के महीने में जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल होने के बजाय शीतकाल होता है। इसी तरह 4 जुलाई के समय शीतकाल के बजाय ग्रीष्मकाल होता है। वास्तव में दिन की अवधि तथा सूर्य की किरणों के तिरछेपन के प्रभाव के आगे यह कारक बहुत ही मामूली सिद्ध हो जाता है। हाँ, इतना अवश्य होता है कि जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में जितनी सर्दी होनी चाहिए उसकी अपेक्षा 7% कम होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियां 7%
अधिक तीव्र होती है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी के पश्चात जो अगला जो महत्वपूर्ण तत्व है वह है सूर्य की किरणों का सापेक्षिक तिरछापन। पृथ्वी के गोलाकार रूप के कारण सूर्य की किरणें सभी जगह समान कोण पर नहीं पड़ती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती है क्योंकि सूर्य सर्वाधिक ऊंचाई पर होता है, परंतु ध्रुवों की ओर किरणों का कोण कम हो जाता है, अर्थात वे तिरछी हो जाती है। यद्यपि किरणों के सापेक्ष तिरछापन में कुछ परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के लिए 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर तथा 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिस कारण पहली स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में किरणें अधिक तिरछी होती है। तथापि साधारण रूप में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। किरणों के इस तिरछेपन का प्रभाव दो रूपों में होता है। इसमें पहला है लंबवत किरणें धरातल के कम क्षेत्र पर पड़ती है, जिस कारण उसका ताप अधिक हो जाता है, जबकि तिरछी किरणों की उतनी ही मात्रा अपेक्षाकृत धरातल के अधिक क्षेत्र में पड़ती है। परिणाम स्वरूप ऊष्मा कम हो जाती है। स्क्रीन में किरणों की मोटाई समान है, परंतु सीधी किरणों द्वारा आवृत भाग तिरछी किरणों द्वारा आवृत भाग से अधिक मोटा है। जो आप देखिए स्क्रीन पे सेकंड है सीधी किरणों को वायुमंडल की अपेक्षाकृत पतली परत को पार करना पड़ता है, जिस कारण सूर्य की कम मात्रा ही वायुमंडल में नष्ट हो पाती है, क्योंकि किरणों को वायुमंडल की कम दूरी पार करनी पड़ती है। इसके विपरीत तिरछी किरणों को वायुमंडल की मोटी परत को पार करना पड़ता है, जिसके कारण ताप की अधिकांश मात्रा वायुमंडल में नष्ट हो जाती है। पृथ्वी के तिरछेपन के बाद नंबर आता है अंतरिक्षीय धूल का। पृथ्वी के चारों तरफ फैले हुए ब्रह्मांड में बहुत सारे उल्कापिंड स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं, जो कि आपस में टकराते रहते हैं, जिसके कारण ये उल्कापिंड टूट फूट कर चूर्ण में बदल जाते हैं, जिसके कारण अंतरिक्ष में बहुत सारी धूल व्याप्त हो जाती है। जब सूर्य ताप इनसे टकराता है तो टकराने से सूर्य ताप बिखर जाता है और बहुत कम मात्रा में पृथ्वी पर पहुंच पाता है। तो अंतरिक्ष की धूल भी सूर्य ताप को प्रभावित करने का प्रमुख साधन है या तत्व है, जो कि इसको प्रभावित करता है। तो ये सब तत्व जो कि सूर्य ताप को प्रभावित करते हैं, ये सारे के सारे पृथ्वी के बाहरी वातावरण में स्थित हैं। अब अपन अध्ययन करते हैं वे तत्व जो कि पृथ्वी के अंदर स्थित हैं और सूर्य ताप को प्रभावित करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, उनमें जो सबसे पहला है वह है वनस्पति। जब पृथ्वी पर या जिस स्थान पर पृथ्वी पर वनस्पति ज्यादा पाई जाती है, वहां पर सूर्य ताप पृथ्वी की सतह को कम मिलता है, क्योंकि वनस्पति की पत्तियां सूर्य के प्रकाश को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अवशोषित कर लेती है। इसके अलावा पत्तियों की छाया के कारण भी धरातल पर तापमान कम पहुंच पाता है। तो जिन क्षेत्रों में सघन वन क्षेत्र पाए जाते हैं, वहां पर सूर्यताप कम मिल पाता है, और जहां पर वन क्षेत्र बिल्कुल नहीं पाए जाते, वहां पर सूर्यताप अधिक मात्रा में पहुंच पाता है। वनों के बाद सूर्यताप को प्रभावित करने वाले मुख्य कारणों में वातावरण का संगठन भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। जब सूर्य तप वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वायुमंडल में स्थित बादल, धूलकण और जलवाष्प इस सूर्यताप को प्रभावित करते हैं। सूर्यताप जब बादलों से टकराता है, तो बादलों से वह सीधा परावर्तित होकर अंतरिक्ष में चला जाता है। इसके अलावा
जब सूर्य ताप धूल कणों के से टकराता है तो उसका प्रकाश बिखर जाता है। इसके अलावा जलवाष्प के कारण भी सूर्यताप प्रभावित होता है। जलवाष्प सूर्यताप को अवशोषित कर लेती है, जिससे सूर्यताप कम हो जाता है। कि इस वीडियो में हमने इंसुलेशन के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया। इसके अंतर्गत हमने इंसुलेशन का अर्थ जाना, इसके बाद इसका तंत्र कैसे ये काम करता है इसके बारे में अध्ययन किया, और इसके साथ ही हमने ये भी जाना कि पृथ्वी के बाहरी और आंतरिक भाग में सूर्यताप कैसे प्रभावित होता है, कौन कौन से कारण इसको प्रभावित करते हैं। इन सब का हमने बहुत ही सरल शब्दों में अध्ययन किया। आई होप आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।